कुमार पटेल स्वस्तिक ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। और देखिए, डीएलएड के शिक्षण अधिगम में वास्तव में क्या क्या पाठ्यक्रम है, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं शिक्षण अधिगम में क्या क्या पाठ्यक्रम है। सबसे पहला जो पाठ है वो है शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य। शिक्षण का अर्थ क्या है, कैसे अपनी उसकी अवधारणा क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है और शिक्षण का वास्तव में उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी विशेषताएं कैसी हैं शिक्षण की, और शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। यानी कि इस पाठ में के अंतर्गत हम शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की प्रक्रिया के साथ ही साथ हम इनका उद्देश्य के बारे में हम इसमें जानकारी जानेंगे। उसके बाद दूसरा पाठ है संप्रेषण का। संप्रेषण जैसे कि सामान्य बात से ही है कि संप्रेषण यानी अपनी बात को दूसरे तक प्रेषित करना, दूसरे को बताना, दूसरे तक समझाना अपनी बात को, इसे ही संप्रेषण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए संप्रेषण की अवधारणा क्या होनी चाहिए, अवधारणा क्या होनी चाहिए ये। उसके बाद संप्रेषण का अर्थ क्या है, अवधारणा के साथ ही साथ अर्थ क्या है। संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी संप्रेषण की, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आवश्यकता के बाद वास्तव में संप्रेषण का महत्व क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी इसमें लेंगे। साथ ही साथ इसमें है संप्रेषण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, संप्रेषण के उद्देश्य जो हैं वो क्या होने चाहिए, इसके बारे में करेंगे। फिर है संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के सिद्धांत कौन होने चाहिए और संप्रेषण के वास्तव में घटक कौन कौन हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके बाद आते हैं संप्रेषण के प्रकार कौन कौन हो, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और अब संप्रेषण की बात होती है, प्रकार में क्या होता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत जो होता है, व्यक्तिगत संप्रेषण होता है और सामूहिक होता है, सामूहिक संप्रेषण, यानी दोनों प्रकार के व्यक्तिगत और सामूहिक संप्रेषण की बात होती है। और एक करेंगे कि फिर हम बात करेंगे कि कोई भी काम होता है तो उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो संप्रेषण के वास्तव में दोष क्या क्या हैं, अगर यानी सामूहिक संप्रेषण अगर हम कर रहे हैं तो इसमें दोष क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी अपना करेंगे कि सामूहिक संप्रेषण में वास्तव में दोष क्या है, दोष कौन कौन हो गए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर है कि कक्ष में यानी कि जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें संप्रेषण कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कक्ष में संप्रेषण कैसे हो। फिर है कि प्रभावी संप्रेषण, माने अच्छे खूब जो संप्रेषण है खूब प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाए, यानी संप्रेषण को खूब प्रभावी बनाने के तरीके कौन कौन होंगे, इसके बारे में भी अपना जानकारी करेंगे। फिर संप्रेषण जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं। इसमें जैसे कुछ रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और जब रुकावटें या बाधाएं हमें पता चल जाएंगी तो हम उसका सुधार कर लेंगे और प्रभावी तरीके से संप्रेषण हम उसको करेंगे, इसके बारे में करेंगे। फिर जब संप्रेषण को की प्रक्रिया को कैसे कैसे उपयोगी बनाया जाए, उपयोगी प्रक्रिया बनाने के लिए यानी उपयोगी तौर पे हम बनाने के संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे उपयोगी बनाएं, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से उपयोगी तरीके अपनाएं, उपयोगी प्रक्रिया अपनाएं, ताकि संप्रेषण खूब प्रभावी ढंग से अपना हो। ये सारी चीजों की जानकारी हम इस संप्रेषण के पाठ के अंतर्गत हम लाएंगे। उसके बाद अगला आता है कि हमारा अगला जो है वो है कि शिक्षण के सिद्धांत। देखिए, कोई भी काम होता है उसमें सिद्धांत जो होते हैं, यह हर कार्य जो होता है सिद्धांत के द्वारा अपना प्रभावी ढंग से अपना पूरा होता है। सिद्धांत क्या है, शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण के सिद्धांत का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे, अर्थ क्या होना चाहिए। और कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें है कि सबसे पहले की है
क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है ये क्या क्या है, यानी कि जैसे करके सीखना इसके अंतर्गत आता है। हर कोई भी काम करिए अपना कर, क्रियाशील बन के अपना काम करिए, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा देखिए, आप कोई भी काम जब करते हैं तो जब तक अभिप्रेरित होकर के अपना प्रेरणा मिलता है, प्रेरित होकर के जब तक नहीं काम करते हैं तब तक प्रभावी ढंग से वह कार्य नहीं होता। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसके अंतर्गत हम जानेंगे। फिर है रुचि का सिद्धांत। प्रत्येक कार्य अगर हम रुचि के अनुसार करें तो फिर वह अच्छे से होगा। तो ऐसा शिक्षण इसमें रुचि का हो, रुचि उसमें शामिल हो, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। फिर निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य जो है ये कैसे हो, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस सिद्धांत के अंतर्गत। फिर है अपना नियोजन का सिद्धांत। कोई भी काम जब तक नियोजित ढंग से नहीं होता है, पहले से योजना बना के जो काम नहीं होता है, तो वह काम अच्छे से सफल नहीं होता है। तो नियोजन का सिद्धांत इसके अंतर्गत हम जानेंगे क्या क्या है। फिर है चयन। जैसे बहुत सी चीजें बिखरी हुई हैं चारों ओर, और हम किस चीज का, एक सटीक चीज का हम कैसे चयन करें, वो सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि चयन का सिद्धांत। फिर है कि कई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अपने कोई भी शरीर से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक समान नहीं हो सकता है, सब में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उसमें है कि अगर भिन्नता है तो किस प्रकार से हम, किस तरह से उसका हम शिक्षण कार्य करेंगे, तो ये है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर है लोकतंत्रीय। लोकतंत्री सिद्धांत। लोकतंत्री सिद्धांत यानी कि लोक जिसमें ज्यादा लोगों की जिसमें हित होता है, ज्यादा लोगों का जिसमें लाभ होता है, ऐसे सिद्धांत के अंतर्गत हम इसका शिक्षण का हम अध्ययन करते हैं। फिर है जीवन के लिए उपयोगी सिद्धांत। जीवन के लिए उपयोगी, जीवन के लिए जो उपयोग के चीजें होती हैं वो ऐसे सिद्धांत आते हैं, वो शिक्षण के इस सिद्धांत अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। बहुत सी बातें होती हैं, बार बार हम उसको अपना करते हैं, पढ़ते हैं, बार बार भूल जाता है, तो उसके लिए पुनरावृत्ति जो होती है, उसके लिए माने हम आवृत्ति का सिद्धांत अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ताकि वह चीजें बार बार रिपीटेशन हो, आवृत्ति हो। हम जब पुनरावृत्ति होगी तो वह चीजें अस्थायी रूप से मस्तिष्क पे दृढ़ हो जाएंगी, फिर वह जीवन भर कभी नहीं भूलेंगी। ये है। उसके बाद आता है निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण और मनोरंजन। निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें निर्माण भी हो और साथ में मनोरंजन भी हो, ये आता है। फिर है विभाजन का सिद्धांत। एक साथ हम बहुत से काम को नहीं कर सकते हैं, उसको कई भागों में हम बांट करके अगर करें, विभाजित करके करें, तो वह काम अच्छे से संपन्न होता है। ये विभाजन का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर है कि अपना आत्मीयता का सिद्धांत। आत्मीयता। आत्मीयता देखिए, जब तक बच्चों को आत्मीय बना करके, आत्मीयता पूर्ण हम व्यवहार करके हम जो कोई शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, तब तक वह कार्य अच्छे से शिक्षण संपन्न नहीं होगा। ये आत्मीयता का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। फिर है स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत। स्वाभाविक क्रम। स्वाभाविक क्रम। स्वाभाविक क्रम यानी कि अपना कि स्वभाव से, जैसे बहुत सी चीजों में अपना क्रम जो होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से उससे बड़ा, ऐसे होता है। स्वाभाविक क्रम के अनुसार हम इस सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फिर है विश्लेषण और संश्लेषण के अनुसार अपना में विश्लेषण। विश्लेषण अपना विश्लेषण और संश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण के अनुसार हम शिक्षण के पहले हम उस चीज को विश्लेषित करेंगे, फिर बाद में उसका संश्लेषित करेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ऐसा करते हैं, फिर समझ में आता है। फिर है उसका आता है कि शिक्षण के सिद्धांत के साथ अब आता है शिक्षण का सूत्र। जैसे कोई भी काम हम जब करते हैं, अपना खूब अच्छे से हम संपन्न करते हैं, तो वह जो काम जो होता है कि अगर
अच्छे से, जैसे मान लीजिए कि सभी को पता है कि जैसे अगर सूत्र नहीं है तो हम, जैसे गणित के सवाल है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सूत्र है तो किसी चीज का 2 मिनट के अंदर हम तुरंत उसका उत्तर हम खट से ला देते हैं। ये है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के भी कुछ सूत्र होते हैं, इस सूत्र का हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इस सूत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले अपना करेंगे कि बहुत से सूत्र हैं। सबसे पहले सूत्र का अभिप्राय क्या होना चाहिए ये जानेंगे, क्या क्या क्यों सूत्र की जरूरत पड़ती है। फिर है कि अपना इस पे हम जानेंगे कि कौन कौन से सूत्र हैं। तो इसमें है सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। यह सबसे सामान्य बात है कि हम जब कोई चीज सरल होती है उसके बाद हम क्रम से बढ़ते हैं, पहले सरल चीज जानते हैं, फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर हम करेंगे, तब वह चीज अच्छे से समझ में आएगी। अगर पहले ही हम जटिलता की बात करें तो सरल चीज हम समझ नहीं पाएंगे और न ही जटिल ही चीज समझ पाएंगे। इस वजह से सबसे पहले सर जैसे कोठे पर चढ़ना है छत पे, तो सबसे पहले पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी ऐसे क्रम से चढ़ते हैं, तब वह चीज अच्छे से समझ आती है। तो सरल से जटिल की ओर ये सूत्र है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले यानी कि कोई चीज ज्ञात है, हम जानते हैं, उसको जानेंगे, फिर उसका जो नहीं जानते हैं उसके बारे में हम करेंगे, इस सूत्र के अंतर्गत अपना करेंगे। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो होता है, जो पहले स्थूल जड़ है जो दिख रहा है, और जो उसकी छोटी चीज जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है, इस सूत्र के अंतर्गत हम ऐसे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं और जानकारी लेते हैं। फिर है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले हम पूरा जानेंगे फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ये जानते हैं पूर्ण से अंश की ओर। फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर जब हम करेंगे, यानी कोई चीज अनिश्चय है, पहले अनिश्चय है नहीं निश्चय है, फिर धीरे धीरे हम निश्चय करते हैं, जानते हैं, ये उसके बाद उसके बारे में इस सूत्र के अंतर्गत हम अपना करेंगे। फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कोई चीज दिख रहा है, सामने दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में हम अपना इस सूत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट जो है, यानी जो कोई विशिष्ट है चीज है वो से सामान्य की ओर। पहले हम विशिष्ट की चीज दिख रहा है, फिर सामान्य जो है उनकी ओर जो होता है उसके बाद हम अध्ययन करते हैं, ये सूत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण। जैसे कोई शिक्षण है, पहले हम उसको विश्लेषित करेंगे, फिर बाद में तो उसको संश्लेषित करके उस चीजों को समझेंगे, उसको जानेंगे, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। पहले मनोवैज्ञानिक है, सामान्य रूप से मन में बातें जो आती हैं, चीजें हम समझते हैं, उसका हम उस पर तर्क करते हैं, हम देखते हैं, तर्क की कसौटी पे जब चीजें उतर जाती हैं तब जानते हैं, कंफर्म होते हैं कि शिक्षण वास्तव में हमारा पूर्ण हुआ। ये है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। फिर है अनुभव से तर्क की ओर, जैसे अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से बहुत सी चीजें होती हैं, हम जीवन में अनुभव देखते हैं, अनुभव अपना प्राप्त करते हैं, उसके बाद तो हम तर्क पे आते हैं कि नहीं ये चीजें सही हैं। पहले से ये बहुत सी चीजें होती हैं, लिखी हुई चीजें होती हैं, लेकिन हम उसका सीधे तौर पे हम उस पर अपने विश्वास नहीं करते हैं, पहले उस चीज को अनुभव करेंगे, देखेंगे, स्वयं करके प्रयोग करेंगे, अनुभव करके, फिर तब हम तर्क की कसौटी जब वो सही चीजें आती हैं तब उसे हम सही मानते हैं। ये इस सूत्र के अंतर्गत हम करेंगे। फिर होता है प्रकृति का अनुसरण, जैसे होता है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति जो होता है कि प्रकृति सामान्य रूप से, जैसे पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण की बात होती है, प्रकृति पर्यावरण की जो चीजें होती हैं उस पर्यावरण के अनुसार उसका अनुसरण करते हैं,
पर्यावरण के संरक्षण की बात होती है इसमें, और प्रकृति जन्य जो चीजें होती हैं उस तरह से हम अपना अध्ययन करते हैं। ये इसके अंतर्गत बातें आती हैं, सब चीजें होती हैं। ये शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत इन चीजों का हम अध्ययन अपना करेंगे। देखिए, हम देखें शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य क्या होता है, दूसरे पार्ट में संप्रेषण क्या होता है, फिर शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या चीजें होती हैं, और उसके बाद में आता है शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं। ये अपना देखिए, अपना जाने। अब उसके बाद से हम आगे जानकारी लेते हैं कि शिक्षण की प्रविधियां क्या क्या है। जैसे देखिए, हर चीज जो होती है अच्छे से अगर हम उसकी विधि अगर हम नहीं जानते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हम विधि अगर नहीं जान पाते हैं तो वह अच्छे से काम अपना संपन्न नहीं हो पाता। इस वजह से हमें उसकी प्रविधि जो होती है उसके बारे में भी जानकारी अपना प्राप्त करना बड़ा जरूरी होता है। तो शिक्षण की प्रविधि क्या होती है, यानी प्रविधि कैसी होनी चाहिए, हम उसके बारे में भी हम अध्ययन अपना करेंगे, हम उसके जानेंगे शिक्षण की प्रविधि कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण की प्रविधि ये है अपना अगला चैप्टर जो होता है, अगला पार्ट, शिक्षण की प्रविधि। तो सबसे पहले हम इसकी शिक्षण की प्रविधि की अवधारणा, शिक्षण की प्रविधि की अवधारणा क्या होनी चाहिए ये हम जानेंगे इसके बारे में, और उसके बाद में उसका शिक्षण की जो प्रविधि है इसका अर्थ क्या है। अर्थ जान गए तो फिर उसका वास्तव में क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये इसके बारे में हम जानते हैं। फिर होता है कि महत्व के साथ साथ में अपना देखेंगे कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इसके बारे में भी जानेंगे। ये आते हैं वास्तव में शिक्षण की मुख्य रूप से पहले अवधारणा, फिर अर्थ, उसके महत्व जाना, उसकी अपना आवश्यकता क्या क्या पड़ती है, इसके बारे में हम जानकारी अपना प्राप्त करते हैं। फिर है कि अब कौन कौन सी प्रविधि अच्छे से अपना ताकि शिक्षण जो है कार्य मेरा खूब अच्छे से सफल हो जाए, अपना हो रहा है। तो उसके लिए है कि सबसे पहले प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि जो होती है ये होती है प्रश्न और उत्तर। कैसे हम किसी चीज का कोई प्रश्न है, कैसे हम प्रश्न उसको अपना निकालें, और प्रश्न के साथ में हम उसका उत्तर कैसे प्राप्त करें, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि के अंतर्गत अपना आती है इस बात में। फिर है विवरण प्रविधि। विवरण, किसी चीज का विस्तार से हम कैसे हम प्रस्तुति करें, विवरण दें, ये होता है, इसके अंतर्गत आते हैं ये प्रविधि। फिर है वर्णन, हम कैसे किसी चीज को कोई चीज देखें उसका वर्णन कैसे करें, ये अपना वर्णन क्या आता है, अंतर्गत आता है। फिर होता है व्याख्यान। व्याख्यान यानी कोई किसी बिंदु पर किसी विषय पे हम अच्छे से कैसे अपना हम व्याख्यान दें, वो होता है। फिर होता है भाषण। व्याख्यान या भाषण एक ही चीज होता है, व्याख्यान देना और भाषण देना, यानी बिना किसी भी टॉपिक पर किसी विषय पे हम कैसे अपना अच्छे से हम अपने वक्तव्य दें, ये इसके अंतर्गत, इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। फिर स्पष्टीकरण, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, बात हम किए और चीजें समझ नहीं आई, उस चीजों को समझने के लिए हम स्पष्टीकरण स्पष्ट करते हैं कि ये चीज नहीं सही है, ऐसे अपना प्रयोग अपना करिए, ये स्पष्टीकरण प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। फिर है कहानी कथन। कहानी कथन, देखिए सबसे अच्छी शिक्षण की प्रविधि जो होती है वो कहानी कथन। कोई चीज को सामान्य रूप से न समझ में आए तो कहानी के रूप में हम अगर प्रस्तुत करें तो वो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो कहानी कहने की कौन सी विधि होनी चाहिए, ये इसके अंतर्गत अपना आता है, उसके बारे में हम जानते हैं, जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर होता है निरीक्षण और अवलोकन। निरीक्षण और अवलोकन, अवलोकन मतलब एक चीज को किसी को देखना, सिर्फ करना, उसकी चीजों को निरीक्षण करना, देखना सुनना, और दूर से एक अवलोकन करना। अवलोकन में दूर से सिर्फ देखना, और निरीक्षण यानी उसकी खूबी, उसकी गुण, उसके खामियां, उसकी दोष, सारी चीजों को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ये इसके अंतर्गत आता है, इस प्रवृत्ति के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। फिर है उदाहरण प्रवृत्ति। उदाहरण, उदाहरण जैसे किसी चीज को अगर सामान्य चीजों को नहीं समझ आता है तो हम उससे संबंधित जो चीजें पहले से बच्चों को पता है उसका हम कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वह चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत हम इसका अध्ययन अपना करेंगे, उदाहरण प्रवृत्ति होता है, आता है। उसके बाद है कि खेल गतिविधि।
जैसे बच्चों का होता है कि कोई चीज सामान्य रूप से अपनी समझ नहीं आती है चीजों, लेकिन खेल खेल में बात हो या गतिविधि कराई जाए, उनकी सहभागिता कराई जाए तो बच्चे अच्छे समझ जाते हैं। इस खेल और गतिविधि अपने प्रवृत्ति के अंतर्गत इस चीजों को शिक्षण अच्छे से प्रभावी होता है। फिर होता है समूह परिचर्चा, एक साथ बच्चों को जोड़ करके एक समूह में अपना करके और उस किसी बिंदु पर किसी विषय पे अच्छे से परिचर्चा कराई जाए, उस चीज को समझाया जाए तो बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। उसका है कि अपने प्रयोगात्मक प्रयोग करना। आप देखिए सिर्फ अपना कि विज्ञान में ही नहीं बल्कि शिक्षण में भी कुछ प्रयोग होते हैं, उस प्रयोग के आधार पे हम शिक्षण को प्रभावी तरीके से हम बना सकते हैं, समझा सकते हैं। ये प्रयोगात्मक प्रवृत्ति भी इसके अंतर्गत आती है। फिर होता है कार्यशाला। कार्यशाला जो होता है जैसे किसी चीज की कार्यशाला हो गई और उसमें बच्चों की सहभागिता करके और उनको स्वयं सहभागी बना करके और किसी चीज का निर्माण कराया जाए, किसी चीज को बनाया जाए, ये चीज आती है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत हम चीजों को अध्ययन करते हैं। और सबसे जो मनोरंजन के साथ ही साथ एक नए चीजों को देखने का, सब चीजों को समझने का होता है, वो होता है भ्रमण प्रवृत्ति जो होती है। भ्रमण प्रवृत्ति जो होती है सबसे प्रभावी जो होती है, भ्रमण करा के किसी चीज को स्वयं दिखा करके और देखा जाए कैसे अपना हो। इस तरह से अपने इन सारे अपने प्रविधियों का प्रयोग करके हम अच्छे से शिक्षण को प्रभावी ढंग से हम अपना लाते हैं। देखिए हम ये शिक्षण के जो मुख्य रूप से शिक्षण का अर्थ, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधि, यह जो है इन चीजों की चर्चा की है पाठ्यक्रम में। अब अगले क्रम में, अगले भाग में बाकी जो चीजें हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।